नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो मिडिवल हिस्ट्री का 12वां पार्ट होगा। इसके पहले मैंने 11 पार्ट में अभी तक मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, और उसके पहले जो मिडिवल हिस्ट्री के पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था, उसका भी 13 पार्ट में मैंने वीडियो खत्म किया है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा 12वां पार्ट होगा वो औरंगजेब के बारे में होगा और मुगलकालीन सल्तनत के व्यवस्था के बारे में होगा। और जो 11वां पार्ट था उसमें हम लोगों ने शाहजहां के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम लोग वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आज के पार्ट में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो ये मिडिवल हिस्ट्री है यानी मध्यकालीन भारत का जो हम लोग स्टार्ट करने वाले पार्ट, जो इसमें कि हम लोग औरंगजेब और मुगलकालीन सल्तनत व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। इससे क्या होगा, जब आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो हम लोग कोई भी वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल जाएगा और आप वहाँ से तुरंत ही वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मुगल एम्पायर, जो मुगल साम्राज्य का जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग जो है उसके जो मूल रूप से जो उसका शासक था, सबसे लास्ट वाला औरंगजेब था। उसके बाद तो बहुत सारे शासक हुए लेकिन उसका उतना वैल्यू नहीं था जितना कि सबसे लास्ट में जो अभी मूल रूप से था औरंगजेब का, उसका वैल्यू था। तो औरंगजेब से पढ़ने के पहले जो पिछला पार्ट में मैंने शाहजहां के बारे में पढ़ाया है, तो पहले हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर शाहजहां के बारे में औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर आज का। तो पहला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि उसका नाम था बादल खां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां के समय कौन सी मुगल के हाथ से निकल गई थी, मतलब कौन सी जगह जो थी वो मुगल के हाथ से निकल गई थी। तो उसका उत्तर हो जाएगा कांधार, और कांधार कहाँ है तो अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सिंहासन किसने बनवाया था, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां को किसने कैद किया था। तो उसी के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित की थी। तो शाहजहानाबाद की थी, जो कि अभी पुरानी दिल्ली के नाम से प्रचलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां को गिरफ्तार कर कहां कैद किया गया था। तो आगरा का किला में शाहजहां को कैद किया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे। तो उसका उत्तर है कविंद्र, आचार्य सरस्वती और पंडित जगन्नाथ पंडित जो है, ये दोनों जो है इनके दरबार में संस्कृत कवि के रूप में मौजूद थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शाहजहां की माता का नाम क्या था। तो उसका उत्तर हो जाएगा जोधाबाई। और ये जोधाबाई जो थी ये कौन थी। तो ये भी जो जहांगीर की एक पत्नी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई। तो 8 वर्ष जो है वो कैद में रहे थे और इसे इनके पुत्र ने, औरंगजेब ने ही कैद में कर लिया था। तो कैद में रहने के बाद जो है 8 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था। तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी। तो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री के साथ हुई थी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। मैंने पिछले पार्ट में सारा इसके बारे में डिस्कस किया है, तो आप लोग जरूर पिछले पार्ट का वीडियो देख लें, तो आपको सारा जो है चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया था। तो सर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया गया था। अकबर ने ही इसका करवाया था फारसी अनुवाद। नेक्स्ट है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा आगरा में। ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट है कि धर्मट का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ था। ठीक है। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। मैंने पिछले पार्ट में जो है विथ फिगर भी बताया गया है, तो आप लोग जाकर के एक बार देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने करा था। तो शाहजहां ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो शाहजादा खुर्रम या खुर्रम भी बोलते थे उनको। ठीक है। नेक्स्ट है कि शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था। तो दारा सिकोह। ये दारा सिकोह जो है सबसे बड़ा पुत्र था शाहजहां का, और यही जो है शाह बुलंद इकबाल के नाम से मशहूर था। नेक्स्ट है कि पंडित कवि जगन्नाथ जो थे, इन्होंने किसकी रचना की थी। तो रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की जो नामक पुस्तक थी उनकी रचना की थी। किसने। तो कवि जगन्नाथ पंडित जी ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था। तो उनका नाम था अर्जुमंद बानो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लेंगे कि मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था। तो अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है कि शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी, तो आसफ खां की सहायता से, और बाद में आसफ खां को ही उन्होंने क्या बना दिया था, तो अपना वजीर बना दिया था। नेक्स्ट है कि ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था, तो लगभग 20 साल लग गया था ताजमहल के निर्माण में। नेक्स्ट है कि कितने उस उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था, तो जो किसने करवाया था उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, तो दारा शिकोह ने करवाया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दारा शिकोह जो है बहुत ज़्यादा विद्वान उसमें था, मुगल शासक में सबसे ज़्यादा विद्वान था वो। ठीक है, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया है, तो शाहजहां ने बनवाया है। ये भी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, आप लोग जरूर देख लें वहाँ जा करके। फिर है कि ताजमहल के वास्तुविद कौन थे, तो उसका उत्तर हो जाएगा उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया, आप लोग वहाँ से भी जाकर एक बार फिर से देख सकते हैं। तो ताजमहल के वास्तुविद कौन थे, तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था, तो उसका उत्तर हो जाएगा फार्मिन्स बर्नियर और टवर्नियर। नेक्स्ट है कि ताजमहल को बनाने से पहले किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था, तो मकराना राजस्थान से लाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है इसमें, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लें कि ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था, तो मकराना नामक जगह है, और वो कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां की बेगम का क्या नाम था, तो हम लोग सब जानते हैं कि जो शाहजहां अपनी जिस बेगम से सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसका नाम था मुमताज़, और इसी के नाम से जो है मुमताज़ महल के नाम से इन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि मुमताज़ महल के बारे में किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो मुमताज़ महल के मकबरे के बारे में को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ताजमहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर सिलसिला। जितना भी हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा रहे हैं, तो इसका जो सारा का जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर के, जो अल्टीमेट लक्ष्य करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आप लोग जाकर के जो सारा का जो ये है वीडियो का जो ये मतलब PDF है और जो भी क्वेश्चन आंसर का PDF है, सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर के वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग औरंगजेब का पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मुगल शासनकाल का जो सबसे प्रभावी शासक था, लास्ट वाला शासक, इसके बाद भी बहुत सारे शासक हुए, लेकिन लास्ट का जो सबसे प्रभावी शासक था वो था औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब जो है इसने कब से कब तक शासन किया, तो 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। तो औरंगजेब जो था, ये इसका नाम जो क्या था, तो मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहात नामक स्थान पर। और किसके गर्भ से हुआ था, तो मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि शीघ्र ही उसने कुरान, अरबी, फारसी, तुर्की तथा हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हम एक बात ये भी बोल सकते हैं कि औरंगजेब जो है इस सब मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी था। उसने कुरान, अरबी, फारसी, तुर्की तथा हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सैनिक शिक्षा में भी उसने योग्यता प्राप्त कर ली। 16 वर्ष की आयु में उसने बड़ा मनसब प्राप्त किया। तो 16 वर्ष की आयु में उसे बड़ा मनसब मिलने लगा। और मनसब क्या होता था, तो एक टाइप का पैसा होता था जो कि वो मिलता था कि जो सबसे ज़्यादा मनसब लेते थे उनका नाम वो क्या होते थे, जो सबसे हेड होते थे, तो 5000 मनसब होता था उनका। तो 16 वर्ष की आयु में वो सबसे बड़ा मनसब प्राप्त करने लगा। नेक्स्ट क्या हुआ कि बुंदेलखंड के राजा जुझार सिंह के विद्रोह का उसने दमन किया। जो ये बुंदेलखंड का राजा था जुझार सिंह, उसके विद्रोह का इसने दमन किया था। ठीक है, फिर 1636 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक तथा 1652 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक औरंगजेब जो है दक्षिण का राज्यपाल रहा था। ठीक है, उसके बाद वह मुल्तान 1640 तथा गुजरात 1645 ईस्वी का गवर्नर भी रहा। मतलब वो जो मुल्तान में 1640 में गवर्नर रहा और गुजरात में 1645 में वह गवर्नर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय जो है वो नूरजहां के पास बीता था। और नूरजहां कौन थी, तो औरंगजेब की दादी लगती थी। ठीक है, उनके पास बीता था। नेक्स्ट है कि 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निगाह हो गया। तो ये जो दिलरास बानो बेगम है, इनका निगाह किसके साथ हुआ, तो औरंगजेब के साथ हो गया। अपने भाइयों से निपटने के पश्चात औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिरुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से करवाया। तो इसने जो है इनके और इनके भाइयों के बीच में जो है 4 उत्तराधिकारियों का युद्ध हुआ था। उत्तराधिकारी का 4 युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसमें 4 युद्ध में जो सबसे आखिरी युद्ध था वो उसमें दारा सिकोह को हराने के बाद जो है उसने क्या किया, 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा पर कब्जा कर लिया और अपना जो है राज्याभिषेक करवा लिया। और वो राज्याभिषेक जो है किस उपाधि से लिया था, तो अबुल मुजफ्फर मुहरुद्दीन
मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से। ठीक है, नेक्स्ट है कि देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद, देवराई का जो लास्ट का युद्ध था जिसमें दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था, वो 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के महल में जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो उसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के जो गुरु थे वो कौन थे, तो मीर मोहम्मद कासिम थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि औरंगजेब जो है वो सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि मुगल बादशाह में किसे जिंदा पीर कहा जाता था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट है इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। तो सिखों के जो 9वें गुरु थे श्री तेग बहादुर जी, उनका जो है इन्होंने हत्या करवा दिया था। क्यों, तो इन्होंने जब इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई थी। मतलब जय सिंह और शिवाजी के बीच में जो पुरंदर की संधि भी हुई थी वो 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई थी। 22 मई 1666 ईस्वी को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। तो जो औरंगजेब के समक्ष 22 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी उनके सामने उपस्थित हुए। और शिवाजी कौन थे, तो मराठा साम्राज्य के थे। तो इनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब मुगल सल्तनत हमारा खत्म हो जाएगा तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि शिवाजी को कैद कर कहाँ पर रखा गया था, तो जयपुर भवन में रखा गया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। तो औरंगजेब ने क्या किया, 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। और औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया। कहाँ, तो कब करवाया, तो 1679 ईस्वी, मतलब 1679 में इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया और औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। तो जगह जो है वहाँ कहाँ पे है, तो औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1697 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो गोकुला और राजा राम ने किया था। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता और राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको नोट करते जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं फिर से पॉइंट को दोहरा देता हूँ कि 1686 ईस्वी और में बीजापुर और 1697 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल का साम्राज्य मिला लिया। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय एक जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो गोकुला और राजा राम ने किया था। भारत राजवंश के नींव भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता और राजा राम के भतीजा किसने डाली थी, तो चूड़ामन ने डाली थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राट की तुलना में बहुत अधिक थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूरे में बनता है क्या, कि जो औरंगजेब के समय में ही जो हिंदू मनसबदार थे उनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। मतलब जितने भी मुगल सम्राट हुए थे उनके शासनकाल में जितने भी मनसबदार थे उसमें से हिंदू जो मनसबदार थे वो सबसे ज़्यादा औरंगजेब के शासनकाल में थे। और कितने थे, तो 337 थे, मतलब 337 थे। उसके क्या हुआ, औरंगजेब का पुत्र अकबर को दुर्गादास अकबर ने, औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय इनको बोला जाएगा, ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो औरंगजेब का पुत्र जो था कौन था, अकबर द्वितीय था। इसने जो है दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस मुगल शासक ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था, तो औरंगजेब ने बनाया था। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना नवरोज का त्यौहार माना। इसने क्या किया, सिक्के पर कलमा को खुदवाया, भांग की खेती करवाया इन्होंने, गांजा बजाना, झरोखा दर्शन, तूलदान तथा प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। तो मतलब जो है इतना सारा चीज़ पे इन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब ने 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। मतलब इन्होंने क्या है, बहुत सारा हिंदू का मंदिर जो है तोड़वाया था अपने शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी को हुई। इसे दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुहरानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफना दिया गया। तो मतलब जो फ़कीर
बुरहानुद्दीन की कब्र के जस्ट बगल में जो है इनका कब्र, इनको दफना दिया गया। कब? तो इनकी मृत्यु कब होगी? तो 4 मार्च 1707 ईस्वी में। औरंगजेब के समय जो सूबों की संख्या थी वो 20 थी और औरंगजेब दारुल हर्ब तथा दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। तो ये हो गया औरंगजेब के बारे में। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो मुगल जो कालीन का शासन व्यवस्था था, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें जो हम लोग जैसे शासन व्यवस्था में किसको किसको क्या क्या बोला जाता था, उसमें हम लोग उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुगल शासन में मंत्री परिषद को विजारत बोला जाता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि मुगल शासन में मंत्री परिषद को क्या बोला जाता था? तो विजारत। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। वजीर को हम लोग क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री बोलते थे। और अभी भी देखिए वजीर का जो है बहुत जगह जितना भी इस्लामिक कंट्री है उसमें वजीर आजम बोला जाता है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे बांग्लादेश में बोला जाता है, पाकिस्तान में बोला जाता है वजीर आजम मतलब प्रधानमंत्री। तो इसी तरह जो बाबर के शासनकाल में वजीर का पद काफ़ी महत्वपूर्ण था और जो प्रधानमंत्री के बारे में बताया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था वकील, ठीक है, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सर्द उर्द उस सद्र और मीर समन में विभाजित कर दिया। जो अकबर के शासनकाल में क्या हुआ था, जो ये वकील था, वकील को 4 भाग में इन्होंने बांट दिया। तो कौन कौन सा भाग में बांट दिया? तो अकबर ने दीवान में, मीर बख्शी में, सद्र उर्द सद्र में और मीर समन में विभाजित कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है वकील पद को जो है 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो उसका नाम था अकबर। औरंगजेब के समय में आसद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। तो ये औरंगजेब के समय में जो असद खान था ये सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया, ठीक है। मीर बख्शी द्वारा रसखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। तो ये जो मीर बख्शी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था। क्या इंपॉर्टेंट था इसका? तो ये जब तक ये रसखत जो पत्र था नाम के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करता था तब तक जो है मुगल सेना को जो है वेतन नहीं मिलता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तो उसे काजी कहा जाता था। जो कभी भी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तो उसे क्या बोला जाता था? काजी बोला जाता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण जो है कौन करता था? तो सद्र करता था, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर समन कहलाता था। सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। तो सूचना और गुप्तचर जो विभाग का प्रधान कौन कहता था? तो दरोगा ए डाक। नेक्स्ट है कि शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचने का कार्य मुहतसीब नामक अधिकारी करता था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार को परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर जो है ग्राम में बटा हुआ था। तो ये देखिए सबसे बड़ा जो क्या था वो क्या था? सूबा था। सूबा जो बट के क्या हुआ? सरकार में बटा, फिर सरकार बटा किसमें? परगना में, फिर परगना जो ये परगना या महाल बोल सकते हैं इसको, महाल जिला या दस्तूर में बटा और दस्तूर जो है छोटा छोटा गांव में बट गया जिसे हम लोग ग्राम बोलते थे, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मावदा या डी बोलते थे। क्या? मावदा या दी बोलते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस सबको सारे पॉइंट को एक एक करके नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट है कि शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य चकला नामक एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। तो शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य चकला नामक एक नई इकाई की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और उसके कार्य। तो ये पद है इधर और इधर कार्य है। जो सूबेदार पद के लोग होते थे वो प्रांतों में शांति स्थापित करने का काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है दीवान। दीवान क्या करते थे? तो प्रांतीय राजस्व का प्रधान था दीवान। उसके बाद बख्शी जो थे, बख्शी कौन थे? तो प्रांतीय सैन्य प्रधान थे। जो प्रांत का जो सेना का जो प्रधान होता था उसे बख्शी बोला जाता था। फिर है फौजदार। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी को फौजदार बोला जाता था। आमिल या आलमगुर, ठीक है, आलमगुजार, इसे ये किसे बोलते थे? तो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी जो होता था उसे आलमगुर बोला जाता था, ठीक है। जिससे राजस्व अधिकारी मतलब क्या होगा? चीफ रेवेन्यू ऑफिसर भी बोल सकते हैं। अभी भी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर का जो पोस्ट होता है इंडिया में, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या है? कोतवाल। कोतवाल किसको बोलते थे? जो नगर प्रधान होता था उसको कोतवाल बोला जाता था। फिर सिकदार किसे बोलते थे? तो परगने का प्रमुख अधिकारी ग्राम के कृषकों का
जो सिकदार होता था वो क्या होता था, परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। और अमील जो है वो ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करता था। तो अमील का ये काम था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ था कि जो मुगल साम्राज्य था उसमें जो है भूमि विभाजन का भी कुछ आधार था। तो उसमें जो भूमि जो 3 भाग में विभाजित थी, कौन कौन सी भूमि थी, तो एक थी खालसा भूमि, दूसरी थी जागीर भूमि, तीसरी थी सरयुगल या मदद ए मास भूमि। तो ये क्या होता था कि जो खालसा भूमि होती थी, जो खालसा भूमि होती थी, यह प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। ठीक है, उसका जागीर भूमि में क्या होता था, जो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। तो जागीर किसको बोलते थे, यदि कोई कहीं पे काम कर रहा है कोई सैनिक, तो उसको तनख्वाह के बदले जागीर मतलब भूमि दे दी जाती थी। नेक्स्ट है सयुरगल या मदद मास भूमि। ये क्या थी कि अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। तो अनुदान में जो भूमि लगानहीन भूमि दिया था, मतलब जिस भूमि पर लगान नहीं लिया जाएगा उसे बोलते थे, और इसे मिल्क भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि शेरशाह द्वारा भूज राजस्व हेतु अपनाए जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। जो ये क्या था, तो शेरशाह जो है मतलब भू राजस्व हेतु बनाए जाने, मतलब जो एक भू राजस्व को नापने वाली जो एक पद्धति अपनाया था, इसे किस राई का नाम का था उसका, तो उसे अकबर ने भी अपने शासनकाल में इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है कि अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, इसीलिए इसका नाम था करोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की क्या, दहसाला, कब, तो 1580 ईस्वी में। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। ये टोडरमल कौन थे, तो ये अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक थे, इन्हें टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया था, और वो क्या क्या थे, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उसे क्या था वो। तो वो इस प्रकार है कि पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज क्या थी, तो इसमें जो है नियमित रूप से खेती होती थी। ठीक है, परती क्या थी, यह भूमि 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर ही खेती की जाती थी। तो जो परती भूमि होती थी उसमें जो 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर ही खेती होती थी। फिर चाचर कौन थी, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तो चाचर से यह 4 याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि चाचर मतलब क्या होता है, इसमें 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती है। और बंजर का मतलब तो सब हम लोग जानते हैं कि जो खेती योग्य भूमि नहीं होती है तो उसे बंजर बोलते हैं, और इस भूमि पर लगान भी वसूला नहीं जाता था। ठीक है, अगला है कि 1570 से 1571 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की निर्माण प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। ठीक है, इसमें क्या होता था, कर की निर्धारण को 2 तखसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। तो 1570 से 1571 में क्या टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली प्रारंभ की थी, तो जिसका नाम था क्या, जब्ती प्रारंभ। उसमें क्या होता था कि इसमें कर निर्धारण की 2 तखसीस थी। तो क्या था, तो इसमें दूसरे में को तहसील बोला था। एक था दो तखसीस और दूसरा था तहसील। औरंगजेब ने अपने शासनकाल ने क्या किया था, नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला है क्या कि मुगल शासन काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित था। क्या क्या था, तो खुदकाश्त, पाहीकाश्त और मुजारियन। जो खुदकाश्त होते थे ये कौन थे, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के निवासी थे, तो इसे खुदकाश्त बोला जाता था। नेक्स्ट है पाहीकाश्त। पाहीकाश्त क्या था, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, तो इसे पाहीकाश्त बोला था। उसके बाद जो मुजारियन थे ये कौन थे, तो खुदाकाश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर ये उस पर कृषि करते थे। ये जो खुदाकाश्त किसान है ये क्या थे, उसी किसान के भूमि मतलब ये थे, उसी भूमि के मतलब थे जहाँ पे खेती करते थे, और इन्हीं से जो खुदकाश्त से ही क्या करते थे, मुजारियन लोग अपना जो है ज़मीन किराए पे लेते थे और उसमें खेती करते थे। नेक्स्ट है कि मुगल शासन काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में, मतलब सबसे ज़्यादा रुपया किसके शासनकाल में बना था, प्रचलन हुआ था, तो औरंगजेब के काल में हुआ था। अन्ना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जो आना सिक्का है उसका जो प्रचलन है किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस समय अपना और नूरजहां का, उस पर जो है अपना और नूरजहां का नाम भी अंकित कराया। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है क्या कि जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर जो क्या अपनी तस्वीर बनवाई और उसमें जो अपना और नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है
सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था, जो संसब था ये सबसे बड़ा सिक्का होता था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि मुगल काल में जो है संसब किसे बोला जाता था, तो उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें जो होगा सबसे बड़ा सोने का सिक्का वो उत्तर करेक्ट हो जाएगा। तो स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का क्या था, इलाही था। ये भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था, तो इलाही था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो क्या था, चांदी का रुपया था। ठीक है, दैनिक लेन देन के लिए जो लोग हैं वहाँ पे तांबे का के दाम का प्रयोग करते थे। तो तांबे का दाम क्या होता है, तो तांबे का दाम होता था 1 रुपया में 40 दाम होते हैं, मतलब 1 रुपया में 40 तांबे का दाम होता था, जो कि उसका इंपॉर्टेंस था ये। ठीक है, अब सेना के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो मुगल सेना में जो सेना होते थे वो 4 भागों में विभक्त थी। कौन कौन सा, तो पैदल सेना। पैदल सेना का मतलब क्या हुआ, जो पैदल चलता था। दूसरा है घुड़सवार सेना, तो वह सेना जो कि घोड़े पर सवार रहती थी उसे घुड़सवार सेना बोलता था। तीसरा है तोपखाना, वह सेना जो तोपखाना चलाता था, जो कि जिसका कि तोप चलाने का जिम्मेदारी रहता था, वो सेना को तोपखाना का बोला जाता था। और चौथा है हाथी सेना। हाथी सेना क्या है, तो वह सेना जो कि हाथी पर चढ़कर युद्ध में जाती थी, तो उसे हाथी सेना बोला जाता था। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ये मैंने अकबर का जब पाठ पढ़ाया था उसमें बताया भी था कि मुगल कालीन का जो सैन्य व्यवस्था था वो किस पर था, तो मनसबदारी प्रथा पर था। और इसे किसने आरंभ किया था, तो अकबर ने किया था। और मनसबदारी क्या थी, तो वो थी 10 और 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 प्राप्त करने वाले मनसबदार, और 2500 से जो ऊपर होते थे उस सब मनसबदार को क्या बोला था, अमीर आजम। तो फिर से एक बार इस लाइन को देखते हैं कि 10 से 500 तक जो मनसब प्राप्त करते थे उन्हें मनसबदार बोला जाता था। 500 से 2500 तक जो मनसब प्राप्त करते थे उन्हें उमरा बोला जाता था। और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर आजम कहा जाता था। तो ये था मनसबदारी प्रथा का एक नियम। ठीक है, जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जो व्यक्ति का जात होता उससे उसके वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। और वेतन क्या था, ये खुद मनसबदार था, जो मनसब बोलते हैं वो वेतन था। जैसे सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञात होता था। तो सवार पद बोल दिया गया, मतलब घुड़सवार होगा तो उसमें उसके मनसब का ज्ञात होता है कि इसे कितना मनसब दिया जाना चाहिए। अगला और आखिरी पॉइंट है कि जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लें कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था किसने की थी, तो जहांगीर ने की थी। और सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया था। तो सर्वप्रथम यह किसको दिया था, महाबत खां को दिया गया था। कौन सा, तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा नामक पद दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का पार्ट। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आज का पार्ट कैसा लगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो हमारा वीडियो है वो अच्छा लग रहा होगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर जा करके जो है सारा वीडियोस देखें, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी आने वाला जो भी आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री से रिलेटेड तो आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी। आने वाला जो बहुत सारा एग्जाम है, NTPC है, SSC CGL है, बिहार SI है, तो ये सब के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा हिस्ट्री का लेक्चर। आप उसको जरूर पढ़ें। और इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF है मैं जरूर टेलीग्राम ग्रुप में सारा डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से अल्टीमेट लक्ष्य टाइप करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और वहाँ से क्या होगा, आप सारा जो PDF है क्वेश्चन आंसर का देख सकते हैं। और जो ये वीडियो है और इसका जो पुराना वीडियो है, सबका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जा करके भी सारा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस लॉकडाउन में अपने घर में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों को जो है कोई भी COVID-19 की शिकायत नहीं होगी। अपने आसपास जो है सबके लोगों का ख्याल भी रखें, कौन कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, सब पर ध्यान भी दें, नज़र भी दें। अपने बच्चों को और घर के बूढ़े बुजुर्गों को का भी ख्याल रखें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में रहें, सतर्क रहें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।